अमृतसर 7 तालों और 7 पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा हुआ एक ऐतिहासिक और समृद्ध राष्ट्र है, जिसकी 3 सीमाएं गेरू के महान जंगलों और एक सीमा विशाल समुद्र से घिरी हुई है। गेरू के जंगल की बाहरी सीमा में बने 2 मार्गों के द्वारा वह अन्य देशों से जुड़ता है। पिछली कई सदियों से यह राष्ट्र राजतांत्रिक सत्ता के अधीन रहा है, लेकिन 23 साल पहले हुई राजा की आकस्मिक मृत्यु ने सब कुछ बदल दिया और अमृतसर का राजतंत्र से लोकतंत्र में बदल गया। सत्ता के इस परिवर्तन से यहाँ के राज परिवार की संपत्ति का ह्रास हुआ और आज अमृतसर राष्ट्र का राज परिवार इतना गरीब हो चुका है कि वह अपनी पारिवारिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई राजकीय तलवार कई कीमती खजानों के साथ नीलाम करने वाला है। लेकिन इन कीमती खजानों पर कई ऐसे लोगों की भी नजर है जो बिना कीमत चुकाए ही इन्हें पाना चाहते हैं, और इन्हीं में शामिल हैं द ट्विन स्टार्स, जिनका नाम अमृतसर में हुई लगभग सभी बड़ी चोरियों में शामिल है। और आज उनकी नजर है दी आर ऑक्शन हाउस पर, जिसमें आज रात ये नीलामी होने वाली है। नीलामी की रात। आज अमृतसर शहर के सभी अमीर परिवार आर ऑक्शन हाउस में आए हैं इस नीलामी में शामिल होने, और इन्हीं के साथ ही इस नीलामी में शामिल हुए हैं कई चोरों के समूह जो यहाँ अपनी अलग अलग पहचान के साथ आए हैं। और इन्हीं में से एक पहचान में है ट्विन स्टार ब्रदर जो होस्ट बना है, और उसकी बहन ट्विन स्टार सिस्टर जो कि वेटर का काम कर रही है। इन दोनों के पास कुछ विशेष क्षमताएं भी हैं, जिसमें से एक है टेलीपैथी, जिसकी मदद से न सिर्फ ये बिना बोले आपस में बात कर पाते हैं बल्कि दूसरे लोगों के दिमाग को भी पढ़ लेते हैं। ट्विन स्टार ब्रदर टेलीपैथी का प्रयोग करते हुए अपनी बहन से कहता है, दीदी आज तो हमारी लॉटरी लग गई, यहाँ तो हर व्यक्ति चलता फिरता खजाना है। अपने भाई की बात का जवाब देते हुए ट्विन स्टार सिस्टर बोलती, चल भाई तो फिर काम शुरू कर दे। शाम के ठीक 7:30 बजे नीलामी की शुरुआत होती है। होस्ट सबको संबोधित करते हुए बोलता है, Hello, beautiful ladies and gentlemen. I am Nishan Mahara, welcoming you to the biggest auction of the century. ट्विन स्टार ब्रदर की दूसरी विशेष शक्ति सम्मोहन के कारण उसके पहले ही संबोधन से सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और थोड़ी देर के लिए वह कुछ समझ पाने की अवस्था में नहीं रहे। इसी समय का फायदा ट्विन स्टार सिस्टर और अन्य समूह ने उठाया और ऑक्शन हॉल के सभी कीमती खजानों के साथ वहां आए लोगों ने जो कीमती चीजें पहनी थी उसे भी लूट ली। ट्विन स्टार सिस्टर ने अपने हाथ की सफाई की विशेष क्षमता का प्रयोग करके कुछ अपने काम की चीजें चुरा लेती, लेकिन यहाँ एक ऐसा समूह भी था जिसकी रुचि नीलामी की वस्तुओं के साथ साथ कोप्स की यूनिफॉर्म पर भी थी, जो अपने नाम कोप्स लवर से जाना जाता है और कोप्स की यूनिफॉर्म चुराना उसकी एक महत्वपूर्ण फैंटेसी। वहीं आर्मी स्टीलर ग्रुप ने कोप्स और बॉडीगार्ड की बंदूकें चुरा ली। कुछ देर बाद जब लोगों का सम्मोहन टूटता है तब तक वहां सबसे बड़ी चोरी की घटना हो चुकी थी। जैसे ही ऑक्शन हॉल की लाइट चालू की जाती, अमृतसर की महारानी कुसुमती, जो थोड़ी देर पहले ऑक्शन हॉल में रखे किसी भी खजाने से महंगी साड़ी और गहनों में थी, अब पर्दा लपेटे खड़ी थी। लेकिन उनकी नजर उनके सामने खड़े पुलिस कमांडर पर थी, जिसकी यूनिफॉर्म कोप्स लवर्स ने पहले ही उतार दी थी। महारानी गुस्से में बोलती है, यह हमारी सिक्योरिटी सो रही थी क्या? चोरों के समूह के साथ साथ या भिखारियों का समूह भी घुस आया है। अपने पर्दे की साड़ी का पल्लू अपने कंधे पर रखते हुए महारानी घमंड में बोलती है, बाहर निकालो इन्हें, शनिवार के दिन में भीख नहीं देती। तभी कमांडर गुस्से में महारानी को जवाब देते हुए बोलता है, अरे पिछले 100 जन्म की भिखारन, तू मुझे भीख देगी? पहले अपने और अपने पति के लिए कपड़े तो खरीद ले। चलो अब सामने से हटो, मुझे महारानी से बात करनी है। कमांडर की बात का जवाब देते हुए महारानी की बराबरी में खड़ा एक व्यक्ति बोलता है, अरे मोतियाबिंद के मरीज, तुझे दिखाई नहीं देता है? तेरे सामने खुद अमृतसर की महारानी कुसुमती खड़ी है। उसकी इस बात को सुनकर कमांडर बोलता है, अरे वाह ये महारानी, तू देश का सबसे अमीर आदमी सेठ धनीराम और मैं चूतिया है ना? आया बड़ा। फिर वह व्यक्ति बोलता है, नहीं, खुद को कोप्स का कमांडर समझने वाले व्यक्ति, तू चूतिया होने के साथ साथ नंगा और अंधा भी है। तुझे ये मेरा लिमिटेड एडिशन सूट और ब्रांडेड जूते दिखाई नहीं दे रहा है? इससे पहले कि कमांडर उसकी बात का कोई जवाब दे पाता, पीछे से डिप्टी कमांडर भागते हुए आता है और कमांडर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, सर इस बार फिर वो कोप्स लवर सभी कोप्स की यूनिफॉर्म चुरा ले गए। कमांडर बोलता है, बेवकूफों, तुम्हारी यूनिफॉर्म चोरी हो गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। डिप्टी कमांडर बोलता है,
सर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मेरा तो आज हैप्पी वाला बर्थडे है ना, इसलिए मैं तो आज अपने फेवरेट कपड़े पहन कर आया हूँ। सर यूनिफॉर्म चोरी तो कुछ काबिल होनहार और चौकन्ने लोगों की हुई है, जैसे कि आप। कमांडर अपनी और अपनी फोर्स की तरफ देखता है और गुस्से में पुलिस चीफ को फोन करता है। कमांडर इससे पहले कुछ बोल पाता, पुलिस चीफ उधर से बोलता है, हाँ टीचर बोल, अब क्या है? खुद तो कोई काम करता नहीं और मेरे जैसे मेहनती होनहार और निडर पुलिस ऑफिसर को भी कोई काम नहीं करने देता। अभी मैं सबसे ज्यादा वांटेड क्रिमिनल का पीछा कर रहा हूँ, चल फोन काट। और इतना बोलते ही फोन काट देता है। कमांडर की इसी बेइज्जती के बीच डिप्टी कमांडर अपना सच्चाई का आईना लिए पीछे मुड़ता है, जहां महारानी और सेठ धनीराम खड़े थे। कुछ देर तक उन्हें ध्यान से देखने के बाद वह अपनी छोटी डायरी अपनी जेब से निकालता है और उसमें जोर जोर से बोलकर लिखता है, नाम की महारानी की एक लोती बिना धोई साड़ी, नकली हीरो का हार, भंगार बेचने वाले सेठ धनीराम का लिमिटेड एडिशन सूट, जिसको उसने पीछे वाली गली के रामलाल दर्जी से सिलवाया है, और उसी के साथ चोर बाजार से खरीदे हुए 25 और 50 रुपए की कीमत के जूते और घड़ी। ये सब लिखकर वो अपनी छोटी डायरी वापस बंद करके अपने जेब में रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ ट्विन स्टार्स अपनी नई नवेली आज ही चोरी की हुई गाड़ी में आगे आगे और उनके पीछे हैं कॉप्स लवर ग्रुप का शिकार हुआ अमृतगढ़ का होनहार पुलिस बल बिना कपड़ों के अमृतगढ़ की सड़कों पर पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे हैं। लेकिन लगता है आज ट्विन स्टार्स की ट्विनिंग बिगड़ गई है, क्योंकि आज ड्राइविंग गनर के हाथों में है और गन ड्राइवर के हाथों में। ट्विन स्टार ब्रदर बोलता है, अरे दीदी मैं एम कैसे करूँ तेरी सामने से लहराती हुई गाड़ी में? ये कौन सा थर्ड क्लास माल उठा के लाई है तू चोर बाजार से यार? ट्विन स्टार सिस्टर बोलती, अरे भाई ये गाड़ी तो धनीराम की एकदम न्यू एंड ब्रांडेड। ट्विन स्टार ब्रदर बोलता है, अरे दीदी उस भूखे नंगे की गाड़ी क्यों उठा के लाई है? तुझे पता है ना वो ओल्ड हुई मर्सिडीज बोलता है। भाई भूखे का तो पता नहीं, लेकिन आज वो ग्रुप BB1 की दया से नंगा जरूर घूम रहा होगा। ट्विन स्टार ब्रदर बोलता है, दीदी फिर तो उनकी दया से कई लोग आज नंगे ही घर जाने वाले हैं। इतना कहने के बाद ट्विन स्टार ब्रदर सेंसलेसली एमलेस शॉट लेना शुरू कर देता है और कोप्स की 3 गाड़ियों को रेस से बाहर कर देता है। तभी एक को पुलिस चीफ से कोप्स की ड्राइविंग स्किल की तारीफ करते हुए, सर ऐसा लगता है कि उसका निशाना हमारी गाड़ियों पर नहीं, हमारी गाड़ियां उसके निशाने पर हैं। अरे कलयुग के द्रोणाचार्य, तू उस एक लेवे की स्किल की ही तारीफ करेगा या कुछ अपनी स्किल भी बताएगा? तू भी फायर करना बेवकूफ। कोप पुलिस चीफ की बात का जवाब देते हुए बोलता है, सर फायर करने के लिए मेरे पास गन भी तो होनी चाहिए ना। पुलिस चीफ, क्यों कहाँ गई गन्स? कोप्स पुलिस चीफ का जवाब देते हुए कहता है, कहाँ गई से क्या मतलब है? ले गया वो कोप्स लवर का जुड़वा भाई आर्मी स्टीलर ग्रुप, और क्या। कोप्स से छुटकारा पाने के लिए ट्विन स्टार सिस्टर अपनी गाड़ी गेरू के गहरे जंगलों की तरफ मोड़ लेती है और जंगल में कहीं गाड़ी गुम हो जाती है। पुलिस चीफ का ड्राइवर बोलता है, सर ट्विन स्टार की गाड़ी गहरे जंगलों में चली गई है। पुलिस चीफ गुस्से में, हाँ तो उनका पीछा करो ना, मुझे क्या बता रहे हो? तभी पहला को बोलता है, अरे थकले बोल रहा है कि गहरे जंगलों में चली गई है, वो भी गेरू के, तू जाएगा डरपोक कहीं का। ना जाने किन किन गधों को पुलिस चीफ बना देते हैं लोग। तभी पुलिस चीफ बोलता है, हाँ तो गधे गाड़ी रोकना, जंगल से बाहर क्या तू लेकर आएगा हमें? और वो अमृतगढ़ का महान निडर अफसर गाड़ी को वापस घुमाने का आदेश देता है और वो लोग अमृतगढ़ की तरफ वापस लौट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्विन स्टार की गाड़ी स्पीड कंट्रोल नहीं होने के कारण जंगली सुअरों के झुंड में जा घुसती। ट्विन स्टार ब्रदर अपनी बहन से बोलता है, दीदी जंगल में तो हिरणों का झुंड भी होता है ना? ट्विन स्टार सिस्टर, हाँ। ट्विन स्टार ब्रदर, तो फिर हमारी गाड़ी सुअरों के झुंड में ही क्यों घुसी? ट्विन स्टार सिस्टर, क्योंकि भाई हमारी गाड़ी इसी डायरेक्शन में आ रही थी, वरना होने को तो जंगल में शेरों का झुंड भी होता है। तभी गाड़ी के पीछे एक भैंसों का झुंड दिखाई देता है और वो बोलता है, दीदी अभी हमारी स्थिति तो ऐसी ही जैसे आगे कुआं और पीछे खाई। ट्विन स्टार सिस्टर, नहीं नहीं भाई, आगे कुआं नहीं, सुअरों का झुंड है और पीछे रास्ता ही, खाई नहीं। ट्विन स्टार ब्रदर, हाँ दीदी रास्ता तो है, लेकिन जंगली भैंसों का। ट्विन स्टार सिस्टर, क्या जंगली भैंसे? इतना कहकर ट्विन स्टार सिस्टर रुद्र की तरफ एक नुकीला भाला फेंकती है और खुद हाथ में तलवार उठा लेती है। रही बात बंदूक की, तो उसकी गोलियां पहले ही खत्म हो चुकी थी। अपने हाथ में तलवार लेकर ट्विन स्टार सिस्टर हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, चल भाई फोस्टर का नाम जंगल में रोशन करते। ट्विन स्टार ब्रदर बोलता है, दीदी देख वहाँ दूर कुछ चमक रहा है, चल इन सुअरों के बीच से रास्ता बनाकर वहाँ चलते। वो दोनों गाड़ी से निकलकर सुअरों की ओर तेजी से बढ़ते हैं। ट्विन स्टार ब्रदर अपनी ओर आ रहे एक सुअर पर अपना भाला तेजी से घुमाता है
मानो उस भाले में एकाएक बिजली की शक्ति आ गई हो। भाला हवा को चीरता हुआ सुअर को धरती पर गिरा देता है। वहीं ट्विन स्टार सिस्टर अपनी बिजली सी तेज तलवार को हवा में घुमा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे पहले से ही पता हो कि सुअर का हमला कब और कहां से होने वाला है, और वो इसी तरह सुअरों के हमले से बचते हुए उनके झुंड से बाहर चले जाते हैं। हालांकि उन्होंने किसी भी सुअर पर जानलेवा हमला नहीं किया। उन दोनों की रफ्तार आम इंसानों से तेज थी। वो कुछ ही समय में उस रोशनी के स्रोत के पास पहुंच जाते और पाते हैं कि ये एक विशाल बरगद का पेड़ है जिसके चारों ओर एक छोटा तालाब है। तालाब के बीच से एक पतला रास्ता उस बरगद तक पहुंचता है। वो दोनों अपनी जिज्ञासा को नहीं रोक पाते हैं और उस पेड़ के पास जाने लगते हैं। वो जैसे जैसे उस पेड़ के करीब जाते जा रहे थे वैसे वैसे उस पेड़ की चमक बढ़ती जा रही। पेड़ के करीब जाते जाते ट्विन स्टार उस रोशनी में कहीं गायब हो जाते। ट्विन स्टार्स जिनका असली नाम रुद्र और निर्वाण है, अब दूसरी दुनिया में अपनी आंखें खोलते। ट्विन स्टार ब्रदर की आंखें एक भव्य और विशाल भवन में खुलती जहां उसके सामने एक महिला खड़ी हुई थी और उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े। वो महिला लाल कपड़े और कई सुंदर आभूषणों को पहने हुई थी। भवन की बनावट किसी महल की तरह थी। वहीं दूसरी तरफ जब ट्विन स्टार सिस्टर की आंख खुलती है तो वह खुद को एक अलग जगह पर पाती है। ऐसी जगह उसने सिर्फ कहानियों में देखी थी, लेकिन जब वो अपनी आंखें घुमाकर दूसरी तरफ देखती है तो उसे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आता है। वह चेहरा एक सुंदर महिला का था, लेकिन आज उस महिला में उसे कुछ अंतर दिखाई दे रहा था। वो राशि गहनों और कपड़ों में खड़ी हुई थी। सबकी आशाओं पर पानी फेरते हुए रुद्र सामने खड़ी महिला से पूछता है, ये जो आपने गहने पहन रखे हैं ये तो नकली होंगे, है ना? सामने खड़ी महिला के जवाब का इंतजार ना करते हुए वो फिर बोलता है, असली गहने तो उस कुसुमवती ने पहने थे। तभी सामने खड़ी महिला जिसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले हल्की मुस्कान थी, वो अब गुस्से में बोलती, तो अपनी माँ की तुलना उस बर्बाद राज्य की पूर्व रानी से कर रहा है। अरे उसकी औकात तो तब भी मेरे हार का एक हीरा तक खरीदने की नहीं थी जब वो साम्राज्य की रानी हुआ करती। महान गोल्डन लीफ साम्राज्य की साम्राज्ञी के पास धन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं। रुद्र अपना एक हाथ उठाकर बोलता है, टाइम प्लीज, मेरा एक सवाल है। और सवाल पूछता है, क्या मैं भी आपकी तरह मर चुका हूँ? तभी महारानी बोलती है, आपकी तरह से क्या मतलब? मरी नहीं हूँ मैं, जिंदा हूँ। तुझे किसने बोला कि मैं मरी हुई हूँ? रुद्र बोलता है, सिर्फ आप ही नहीं, हमें तो ये भी बताया गया है कि पापा भी स्वर्गवासी। तभी महारानी बोलती है, और ये इतनी सही जानकारी तुझे किस स्रोत से प्राप्त हुई है? तभी रुद्र बोलता है, मामा और मामी से। तभी महारानी, क्या नेत्राक्ष और वेभूमि ने तुम्हें ये बताया है कि हम मर चुके हैं? रुद्र हल्के से अपना सर खुजाते हुए बोलता है, हाँ मामा आपकी और मामी पापा की फोटो पर माला चढ़ाते हुए बोलते थे कि आप लोग स्वर्गवासी हो चुके। महारानी गुस्से में, उस नेत्राक्ष को शर्म नहीं आई अपनी माँ जैसी दीदी की फोटो पर माला चढ़ाते हुए? लगता है वो हमारे परिवार के संस्कारों को भूल चुका है। उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो याद रखेगा। महारानी फिर रुद्र से, तू तैयार होकर ग्रीन लोटस पैलेस में आ जाना, मैं वाटर लिली पैलेस में निर्वाण और वैभवी को देख कर आती। रुद्र को इतना बोलकर महारानी रेड लोटस पैलेस से निकल जाती। रुद्र सोचता है, उस निर्वाण को तो पैलेस दिया और मुझे नहीं दिया, आज तो इसी बात पर झगड़ा करूंगा। चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाता। महारानी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से वाटर लिली पैलेस में प्रवेश करती और सीधे निर्वाण के कमरे में चली जाती है जहां निर्वाण ने सवालों की छड़ी लगा रखी थी। जैसे ही महारानी कमरे में प्रवेश करती है, निर्वाण महारानी को ऊपर से नीचे तक देखती है और बोलती है। वो जैसे इतना बोलती है, महारानी अपने गहनों की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, मेरे सारे के सारे गहने असली हैं और मैं जिंदा। निर्वाण बोलती है, असली चीज तो पीछे वाली उन दो सुंदर हरे कपड़ों में दासियों ने पहन रखी है। महारानी और वैभवी जैसे ही पीछे मुड़ती हैं और उन दो महिलाओं को देखती, उन्हें तुरंत वहां से गायब होने का इशारा करती और निर्वाण को ऐसे दिखाती है जैसे उन्होंने उन्हें देखा ही नहीं। कहाँ, कोई भी तो नहीं है पीछे। महारानी बोलती, वो तो बेटा तू एक दुनिया से दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हुई ना, इसलिए तुझे भ्रम हो रहा है। निर्वाण, क्या दूसरी दुनिया? मैं दूसरी दुनिया में हूँ? जैसे ही निर्वाण को सच्चाई का पता चलता है वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि जहाँ रुद्र को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता वहीं निर्वाण सभी चीज को गंभीरता से लेती है। यही कारण था कि वो ये बात सुनकर बेहोश हो गई। जब निर्वाण को दोबारा होश आता है तो वो देखती हैं कि अब उसके सामने 4 लोग खड़े हैं जो कि उसके मम्मी पापा और मामा मामी थे। लेकिन जब उसकी नजर बेड के साइड पर बैठे हुए रुद्र पर पड़ती है तो वह देखकर चौंक जाती है कि महारानी नेत्रा और वैभवी के बराबर गहने उस अकेले ने ही लपेट रखे थे। रुद्र टकटकी लगाए उसे ही देख रहा था। वह रुद्र से पूछती है, भाई
ये तुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा? रुद्र अपने लपेटे हुए गहनों की तरफ इशारा करते हुए बोलता है। नहीं। वो फिर बात घुमाते हुए बोलता है, दीदी अब हम घर लौट ही आए हैं तो हमें सब कुछ स्वीकार कर ही लेना चाहिए। सबको से उसका मतलब था यहाँ की प्रॉपर्टी से। निर्वाण अपने सामने खड़े अपने मम्मी पापा और मामा मामी से सवाल करती है, अगर हमारा घर यहाँ है तो हम वहाँ क्या कर रहे हैं? वैभवी निर्वाण की बात का जवाब देती है, तुम्हारे वहाँ जाने की और यहाँ आने की अवधि निश्चित थी, लेकिन ऐसा क्यों था ये हम अभी तुम्हें नहीं बता सकते। वैभवी इस बार रोबदार आवाज में बोलती है, निर्वाण अब तुम्हें सामान्य हो जाना चाहिए। तुम दोनों इस महान गोल्डन लीफ साम्राज्य के भविष्य हो, ऐसा व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। हमने अब तक तुम्हें सभी प्रकार की छूट दी थी, लेकिन अब तुम्हें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। हमारा गोल्डन लीफ साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य है। आगे जाकर इस महान राष्ट्र का भविष्य तुम्हारे हाथों में होगा। 2 दिनों बाद तुम्हारी अवेकनिंग सेरेमनी है, तब तक तुम दोनों यहाँ खुद को ढाल लो। वैभवी रुद्र को ताने भरी आवाज में बोलती, इतने कम गहने क्यों लपेट कर रखे? ये मेरे भी लपेट ले। जोकर, सारे गहने लपेटने के बाद तूने खुद को आईने में भी देखा था? तैयार करने वालों को तो तूने भगा दिया और खुद गहनों की दुकान बनकर आ गया। जा वापिस और ठीक से तैयार होकर आ। रुद्र को तैयार होने के लिए कहकर वो सभी ग्रीन लोटस पैलेस की तरफ चले जाते, लेकिन उनका मामा नेत्राक्ष जो अभी तक सोफे पर बैठा था अभी भी वहीं था। सबके जाने के बाद उनका मामा नेत्राक्ष जोर जोर से हंसता है और बोलता है, वाह निर्वाण वाह, क्या ऑन द एक्टिंग थी तेरी। मुझे नहीं पता कि अगर मैं तुझे यहाँ से धक्के मार मार के निकालूंगा तो भी तू यहाँ से नहीं निकलेगी, दौलत की भूखी। निर्वाण बोलती, वाह मामा वाह, आप चिल्ला चिल्ला कर मेरी सारी पोल खोल दीजिए। आप क्या चाहते थे कि मैं पहली ही नजर में इस महल को देखकर गर्मियों में बर्फ की तरह पिघल जाऊं? नेत्राक्ष बोलता है, हाँ, जैसे कि तेरे इस नीचे से ऊपर तक गहनों से लदे हुए भाई को देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि तुम लोग लालची हो, हर जगह बस मेरी नाक कटवाते रहो। इतना कहकर नेत्राक्ष ग्रीन लोटस पैलेस की तरफ चला जाता है। ग्रीन लोटस पैलेस, जहाँ पर राज परिवार अपनी सारी महत्वपूर्ण चर्चाएं करता है। यह महल एक बहुत बड़े तालाब के बीच में है, जहाँ पर चारों तरफ हरे कलर के कमल खिलते हैं। आज यहाँ रुद्र और निर्वाण की 2 दिनों बाद होने वाली अवेकनिंग सेरेमनी के बारे में चर्चा होने वाली। वो सभी लोग ग्रीन लोटस पैलेस के बीचों बीच बने एक भव्य कक्ष में जाकर बैठ जाते हैं और आने वाले समारोह पर चर्चा शुरू कर देते। उधर रुद्र दोबारा तैयार होकर वाटर लिली पैलेस में निर्वाण के कक्ष में पहुंच जाता है और वहां से दोनों दासियों के साथ ग्रीन लोटस पैलेस की तरफ चले जाते हैं। वहां के तालाब में वो दोनों हरे कमल देखते हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे हैं। रुद्र उन कमल को देखकर बोलता है, देख दीदी, कच्चे कमल। निर्वाण बोलती, बेवकूफ, फूल कच्चे पक्के नहीं होते, उनका रंग ही हरा। थोड़ी ही देर में वो दोनों सभा कक्ष के बाहर पहुंच जाते। उनके साथ आई दासियां द्वार पर ही रुक जाती है और वो दोनों अंदर चले जाते। वैभवी उन दोनों को बैठने का इशारा करती। वो सभी उन दोनों को सेरेमनी के बारे में बताते हैं कि द ग्रेट गोल्डन लीफ ट्री के सामने तुम्हारी अवेकनिंग सेरेमनी की जाए। सामान्यतः अवेकनिंग सेरेमनी जल्दी ही हो जाती है, लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं होने के कारण तुम्हारी सेरेमनी देर से की जा रही है। रुद्र पूछता है, ये अवेकनिंग सेरेमनी क्यों की जाती है? वैभवी रुद्र के सवाल का जवाब देते हुए बोल, अवेकनिंग सेरेमनी किसी व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए की जाती है, जिसके बाद वो आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर कदम रखता है और अमरता की ओर बढ़ता है। तुम्हारे लिए मैंने लाइब्रेरी में अलग से किताब जमा कर रखी है, वहाँ से तुम इसके बारे में पढ़ लेना। अपनी बात को जारी रखते हुए वैभवी बोलती, 2 दिनों बाद होने वाले समारोह में हमारे मित्र साम्राज्यों के सम्राट एवं साम्राज्ञियां शामिल हो, इसलिए तुम्हें उस दिन के लिए भी तैयार रहना है। याद रहे कि तुम्हारा प्रभाव उन पर अच्छा पड़े, जैसा कि बचपन से ही हमने तुम्हें तौर तरीके सिखाए, तो उनका पालन करना। जब वैभवी उन दोनों को ये सारी बातें बता रहे, सम्राट उन दोनों का चेहरा देखकर मुस्कुरा रहे। सम्राट बोलते हैं, वैभवी, इन दोनों को देखकर ही लगता है कि तूने ही इन दोनों को पाला है। सम्राट की बात सुनकर वैभवी घमंड में बोलती, और नहीं तो क्या भैया, सारे के सारे संस्कार दिए हैं मैंने इन्हें जो हमें माँ ने दिए। सम्राट बोलते हैं, मुझे अपनी छोटी बहन से यही आशा थी। सम्राट नेत्राक्ष से, जो द गोल्डन लीफ एम्पायर के महामंत्री और राज्य के प्रमुख सलाहकार के पद पर है, को सम्राट कहते हैं, आने वाले समारोह का दायित्व तुम्हारा और वैभवी का होगा। सबकी बातें ध्यान से सुनने के बाद रुद्र बोलता है, मामी, मैं जब यहाँ आ रहा था तब मैंने इंसान को छोड़कर सभी तरह के विचित्र जीवों को देखा, तो यहाँ इंसान सिर्फ हम ही है क्या? वैभवी बोलती, नहीं नहीं बेटा, हम भी इंसान नहीं। रुद्र, अच्छा, क्या
हम में इंसान नहीं है तो फिर हम क्या है? मैं कहीं रात में विचरण करने वाला राक्षस तो नहीं? वैभवी बोलती है, नहीं बेटा, तू रात में विचरण करने वाला राक्षस नहीं बल्कि रात का राजा डेविल है। निर्वाण बोलती है, मामी अब प्लीज ये मत बोलिएगा कि मैं उल्टे पैर वाली चुड़ैल हूँ। वैभवी बोलती, हाँ बेटा तू चुड़ैल तो ही, लेकिन असली चुड़ैल, उल्टे पैरों वाली नकली चुड़ैल नहीं। द गोल्डन लीफ साम्राज्य की सभी प्रजातियां दैवीय हैं, जिनका उद्भव दैवीय शक्तियों से हुआ। नेत्राक्ष बोलता है, और हाँ एक बात बताना तो हम तुम्हें भूल ही गए, आज से ठीक 9 दिन बाद द ग्रेट गोल्डन लीफ अकेडमी की एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें तुम्हें शामिल होना। नेत्राक्ष रुद्र और निर्वाण की कोई बात ना सुनते हुए बोलता है, ठीक है अब तुम लोग जाओ और लाइब्रेरी में इन सब चीजों के बारे में। वैसे तो रुद्र और निर्वाण को पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन वो इस जगह के बारे में जानना चाहते थे, इसीलिए वो अपने पसंद के कवर वाली 2 किताबें उठा लेते और उन्हें पढ़ना शुरू कर देते। रुद्र द अवेकनिंग ऑफ इनर पावर नाम की किताब पढ़ रहा था, वहीं निर्वाण द हिस्ट्री ऑफ एम्पीरियल अकेडमी नाम की एक किताब पढ़ रही। दोनों अपनी अपनी किताब पढ़ने के बाद एक दूसरे को उसके बारे में बताते। दीदी, इस किताब के हिसाब से हर प्रजाति की अवेकनिंग अलग अलग तरह से होती। हर प्रजाति का आध्यात्मिक साधना करने का तरीका और रास्ते अलग अलग होते, यद्यपि उनकी शक्तियां समान स्तर पर समान होती। जैसे कि मैं डेविल्स की बात करूँ तो उन्हें अधिकतर डार्क डायमेंशन की पावर ही मिलती है, वहीं चुड़ैलों को व्हाइट डायमेंशन। जहां डेविल किसी बीस्ट की पावर को समन करते हैं, वहीं चुड़ैलों के पास अपनी झाड़ू होती है जो कि उन्हें अवेकनिंग सेरेमनी के दौरान मिलती है। इन झाड़ुओं का अलग अलग तत्व होता है, जैसे कि जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि। इन्हीं मूलभूत तत्वों से कई और तत्व भी बनते हैं। और दीदी, इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प चीज तो व्हाइट और डार्क डायमेंशन मैजिक है, जिसके बारे में इसमें कुछ ज्यादा नहीं दिया गया। अच्छा चल दीदी, अब तू बता इस अकेडमी वाली किताब में क्या लिखा है? निर्वाण बताती, द ग्रेट गोल्डन लीफ इम्पीरियल अकेडमी पूरी दुनिया में फेमस है अपनी लाखों साल की विरासत और अपनी शक्तिशाली गुप्त रहस्यमय तकनीकों के लिए, जो समूचे विश्व में केवल यही सिखाई जाती है। और इसीलिए ये साम्राज्य दूसरे साम्राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली। विश्व के कई एम्पायर के लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं, लेकिन इसमें प्रवेश के लिए एक एग्जाम देनी होती है जिसमें अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं। रुद्र बोलता है, दीदी फिर तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम तो स्वघोषित फेल हैं। हम तो बस आज तक पैसे देकर ही पास हुए। निर्वाण बोलती है, हाँ तो फिर भाई हमें तो इस अकेडमी से कोई लेना देना नहीं है, हमने तो फेल होने के पहले ही हरे हरे झंडे गाड़ रखे हैं। 2 दिनों के उपरांत अवेकनिंग सेरेमनी का दिन आ जाता है। आज द गोल्डन लीफ साम्राज्य की राजधानी संगम में साम्राज्य के लगभग सभी नागरिकों के साथ साथ अन्य साम्राज्यों के सम्राट एवं साम्राज्ञी उपस्थित हुए, साथ ही कई शक्तिशाली कबीलों के मुखिया भी इस समारोह में शामिल हुए। राजधानी पूरी तरह से सजी हुई, चारों तरफ चहल पहल के बीच राजमहल से राज परिवार द ग्रेट गोल्डन लीफ ट्री की तरफ निकल चुका था, जो राजधानी संगम के बीचों बीच एक बहुत बड़े मंदिर के प्रांगण में ही, जिसका नाम अमृत सरोवर है। इस जगह की शांति के बीच मंदिर में बजने वाली घंटियों की ध्वनि चारों तरफ आध्यात्म का आभास करा रही है। वहीं पेड़ से निकलने वाला प्रकाश लोगों को एक नई ऊर्जा से भर रहा। थोड़े समय बाद राज परिवार का कारवां मंदिर में पहुंच जाता। वहां उपस्थित सभी लोगों ने सम्राट और साम्राज्ञी के सम्मान में अपना सर झुकाया और उन्हें राजकुमार और राजकुमारी के लौटने पर बधाइयां दी। इसके बाद सम्राट और साम्राज्ञी के साथ सभी लोग मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं और द ग्रेट गोल्डन लीफ ट्री के सामने सर झुकाकर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बाद सम्राट अवेकनिंग सेरेमनी को शुरू करने का आदेश देते। रिचुअल की शुरुआत में रुद्र और निर्वाण को द ग्रेट गोल्डन लीफ ट्री के सामने एक ऊंचे स्थान पर बिठा देते हैं। फिर सभी लोग एक साथ प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। प्रार्थना के शुरू होने के कुछ देर में द ग्रेट गोल्डन लीफ ट्री की सुनहरी रोशनी चारों ओर बिखरने लगती है और रुद्र और निर्वाण की कलाई पर एक सुनहरी पत्ती उभरने लगती। फिर उनके सिर पर सुनहरे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और द ग्रेट गोल्डन लीफ ट्री की ब्लेसिंग उन्हें मिलती है और वो प्रकाश के घेरे में आकर चमकने लगते हैं। उसके बाद उनकी शक्तियों की जागृत होने की प्रक्रिया शुरू होती है और रुद्र हवा में उठता है। तभी उसकी पीठ से तो गहरे काले और बड़े पंख बाहर निकलते हैं और उसके सर पर डेविल हॉर्न के साथ पीछे किसी सांप की तरह लहराती एक पूंछ आ जाती है। इस अंधेरे के बीच में 2 बड़ी गहरी लाल आंखें चमकती हैं, जैसे समूचे संसार को जला देने की क्षमता रखती हो। उस अंधेरे में से बाहर निकलता है एक विशाल काय सर। हालांकि
वो मात्र एक छाया। इस दृश्य को देखकर वहां खड़े सभी लोग चौंक जाते। तभी सम्राट बोलते हैं, ये तो सभी बीस्टों पे राज करने वाला महाअग्नि सर्प अग्नेत्र है, जो कि साक्षात तबाही और सर्वनाश का सूचक है। लोग इस आश्चर्य से अभी बाहर आए ही नहीं थे कि आसमान से एक तेज सफेद रोशनी गहरे अंधेरे को काटते हुए राजकुमारी के सर से आ टकराती। निर्वाण हवा में उड़ जाती है और उसके बालों का रंग काले से सफेद हो जाता है। तभी आसपास का तापमान तेजी से गिरने लगता है। हवा में सफेद रोशनी में चमकने वाली एक झाड़ू दिखाई देती है। इस बार साम्राज्य चकित होकर यह सफेद झाड़ू न्याय और संतुलन की प्रतीक, जो किसी भी अस्त्र और शस्त्र में बदलने की क्षमता रखती है और यह अपने धारक को जल तत्व की शक्ति प्रदान करती है। महारानी की इन्हीं बातों के बीच वहां सामने जहां रुद्र से तबाही की शक्तिशाली आभा निकल रही थी, वहीं दूसरी तरफ निर्वाण से मन को शांत कर देने वाली आभा निकल रही। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे न्याय की आभा ने तबाही की आभा को अपनी शक्तिशाली बेड़ियों में बांध रखा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही ये न्याय की बेड़ियां टूटेगी, तबाही की वो शक्तिशाली आभा संपूर्ण विश्व को अपने घेरे में ले लेगी और अपने साथ अनंत अंधकार में डुबो देगी। और ऐसे ही वो रोशनी और वो अंधकार धीरे धीरे गायब हो जाता है, जैसे दोनों के बीच कोई समझौता हुआ। और इसी के साथ वातावरण साधारण हो जाता है और अवेकनिंग सेरेमनी समाप्त हो जाती। इसके बाद प्रजा अपने राजकुमार और राजकुमारी को अपनी अवेकनिंग की शुभकामनाओं के साथ साथ उपहार देते। उसी के साथ राजकुमारी की सुंदर पारदर्शी आंखें और पारदर्शी बाल लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार की सम्मोहित कर लेने वाली गहरी लाल आंखें और गहरे काले लंबे बाल लोगों को अपने सम्मोहन में ले रहे थे। लेकिन अगर निर्वाण और रुद्र की आंखों को ध्यान से देखा जाए तो उनकी आंखों में किसी चीज को लेकर लालच साफ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे वो चीज उनके पास आती जा रही थी, उनकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। ये चीज कुछ और नहीं बल्कि एक गहरे लाल रंग की मिठाई थी, जिसका नाम लगान था और वो बस किसी खास उत्सव पर ही बनाई जाती थी। इन दोनों को लाल रंग ज्यादा पसंद होने के कारण हर लाल चीज पसंद आती है। यही वजह थी कि ये काफी देर से उस मिठाई को लालच भरी निगाहों से देख रहे थे। थोड़ी ही देर में महाभोज की शुरुआत होती है। महाभोज के बाद सम्राट अवेकनिंग सेरेमनी को खत्म होने की घोषणा करते हुए वहां आए सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं और इसी तरह अवेकनिंग सेरेमनी का समापन हो जाता है। अगले दिन वो दोनों अपने मामा नेत्राक्ष के साथ अभ्यास स्थल पर खड़े थे। नेत्राक्ष उन्हें उनकी शक्तियों से परिचित करवा रहा था, साथ ही उन्हें उनकी शक्तियों को प्रयोग करने का अभ्यास भी करा रहा था। वो उन्हें साधारण स्तर का जादू सिखा रहा था, वहीं अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा तो वो उन्हें बचपन से ही दे रहा। वो उन्हें एक हफ्ते बाद होने वाली द गोल्डन लीफ इंपीरियल एकेडमी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रहा था। वैसे तो उसे पूरी उम्मीद थी कि वो दोनों परीक्षा में फेल ही होने वाले हैं, फिर भी वो उन्हें एक हफ्ते में पासिंग मार्क्स इतना सिखाने की कोशिश कर रहा था। निर्वाण को किताबों से पता चलता है कि यहाँ आध्यात्मिक स्तरों के कुल 12 मंडल होते हैं, जिसमें से हर एक मंडल 12 चरणों का होता है, जिनको पार करने के बाद ही दूसरे मंडल में पहुंचा जा सकता है। इन मंडलों की शुरुआत पृथ्वी मंडल से होती है, फिर आकाश मंडल, फिर तारा मंडल, ब्रह्मांड मंडल, बहुब्रह्मांड मंडल, अनंत ब्रह्मांड मंडल, अनंत बहुब्रह्मांड मंडल, अनंत मंडल, परम मंडल, संत मंडल, महासंत मंडल, परम संत मंडल। रुद्र बोलता है, दीदी इतने सारे मंडल होते हैं, लेकिन अभी हम तो बस आकाश मंडल के 10वें स्तर पर ही। निर्वाण पूछती है, लेकिन भाई हमें पृथ्वी मंडल छोड़कर सीधे आकाश मंडल में कैसे पहुंच गए? दीदी, हमारे शक्तिशाली वंश के कारण हम पृथ्वी मंडल के अंतिम स्तर पर ही जन्म लेते हैं और हमारी अवेकनिंग के बाद हमारी शक्ति सीधे आकाश मंडल के 10वें स्तर पर पहुंच गई। मामा बता रहे थे कि मेरी उच्च स्तरीय डेविल स्पिरिट ज्वाला सर्प अग्नेत्र और तेरी झाड़ू जो कि सर्वोच्च स्तर की झाड़ू है, उनकी अत्यधिक आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण हम सीधे आकाश मंडल के 10वें स्तर पर पहुंच गए। वैसे तो हमारी उम्र के लोग तारा मंडल के दूसरे या तीसरे स्तर पर होते हैं, लेकिन हमारी लेट अवेकनिंग के कारण हम पीछे रह गए। मामा ने कहा है कि हमें आने वाले 6 दिनों में तारा मंडल में पहुंचना होगा ताकि हम अकेडमी की एग्जाम दे सकें, लेकिन हमारी शक्तिशाली वंश के कारण हमें 6 दिनों में तारामंडल में पहुंचने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तारामंडल में प्रवेश के लिए
रात को रुद्र और निर्वाण साधना करते, वहीं दिन में परीक्षा की तैयारी के लिए किताबें पढ़ते और जादू सीखते, और ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। आज परीक्षा का दिन। सुबह 6 बजे 2 दासियां वाटर लिली पैलेस और रेड लोटस पैलेस से भागते हुए व्हाइट लोटस पैलेस की तरफ जाती हैं, जहां महारानी का निवास स्थान था। वो दासियां महारानी को बताती हैं कि राजकुमार और राजकुमारी अपने महल में नहीं है। महारानी बोलती, आज तो उनका परीक्षा का दिन है, कहाँ गए दो? मेरे आदेश जारी करो, उन्हें सभी महलों में चारों तरफ ढूंढो। दासियां, जी महारानी। दासियां थोड़ी दूर जाने के बाद एक दूसरे से, पहली दासी बोलती है, लता तुझे क्या लगता है, हमने ठीक तो किया ना उन्हें रास्ता बताकर? लता बोलती है, हाँ उषा, अब मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? राजकुमार ने इतने प्यार से पूछा था कि मैं मना ही नहीं कर पाई। तभी पीछे से महारानी की जोरदार आवाज उनके कानों में पड़ती है। महारानी, अच्छा तो मतलब वो बाहर भाग कर गए, या यूं कहूँ कि भगा दिए गए। तो संत मंडल के 11वें स्तर के योद्धाओं से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों ने नाइट्स कैप्टन का पद छोड़कर महल की जिम्मेदारी इस दिन के लिए ली थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि सबको महल में ही सर्विस क्यों देनी है, वो भी रेड लोटस और वाटर लिली पैलेस में। उन दोनों के आने के बाद तुम सब पागल हो गए हो, उनकी सारी बातें मानते हो। दासियां, महारानी न सिर्फ वो सालों के बाद घर लौटे, बल्कि आपकी और गोल्डन साम्राज्य के लोगों की सैकड़ों सालों की प्रार्थनाओं के बाद उनका जन्म हुआ था, और परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें यहाँ से दूर ले जाना पड़ा। आप तो उनके श्राप के बारे में अच्छे से जानती। महारानी बोलती है, हम हमारी कमजोरियों के कारण उन्हें शिक्षित करना तो नहीं छोड़ सकते ना। आज के बाद से आप लोग इस बात का ध्यान रखें। महारानी थोड़ी कठोर शब्दों के साथ, और ये बात मैं सिर्फ तुम दोनों को ही नहीं बल्कि उन 5 लोगों को भी बोलना चाहती हूँ, जिनमें 3 संत मंडल और 2 महासंत मंडल के योद्धा हैं, जो उनकी बंदरों की तरह उछलने की साधारण सी तकनीक के फूल बांध रहे हैं। तभी 5 योद्धा जो राजकुमार और राजकुमारी का पीछा कर रहे थे बोलते हैं, जी महारानी, आगे से ऐसा नहीं होगा। तभी 2 व्यक्ति काला चोगा पहने गोल्डन लीफ इंपीरियल एकेडमी की तरफ निंजा अंदाज में पेड़ पर कूदते हुए तेजी से बढ़ रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, दीदी थ्योरेटिकल एग्जाम पहले दिन होगी और उसके अगले 3 दिनों तक प्रैक्टिकल एग्जाम चलेगी, तो पहला दिन तो हमारा वेस्ट ही है, लेकिन उसके आने वाले 3 दिनों तक हमारा ग्रेट मिशन शुरू। तभी आसमान में उड़ते हुए उनका पीछा करने वाले पूर्ववत वो 5 शक्तिशाली लोग उनकी बातों का कुछ मतलब निकालते हुए देखा, वो अपने एग्जाम को भी एक मिशन की तरह ले रहे हैं। कितने डेडिकेटेड है हमारे राजकुमार और राजकुमारी उनके काम को लेकर। वो हमारे गोल्डन लीफ एम्पायर को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे, और ये कहकर उनके चेहरों पर गर्व भरी मुस्कान आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीन लोटस पैलेस में मीटिंग के अंदर महारानी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग भागे क्यों, हम भी तो उन्हें एकेडमी ही छोड़ने जा रहे थे। नेत्राक्ष, धीरे से, इसीलिए तो भाग गए। महारानी, क्या मतलब इसीलिए भाग गए? नेत्राक्ष, क्योंकि दीदी वो फेल होने वाले हैं, इसीलिए अपने पहचान छुपाकर एग्जाम देने गए। महारानी चौंकते हुए, क्या? नेत्राक्ष, हाँ वो हमेशा ही ऐसा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपनी स्थिति से पूर्णतः परिचित निर्वाण और रुद्र अकेडमी के विशाल दरवाजों के सामने खड़े थे। वो वहां अपनी उम्र के कई लोगों को देख रहे थे, जो कि उनकी ही तरह वहां परीक्षा देने आए थे। उन लोगों में अधिकतर बड़े परिवार के ही बच्चे थे, जो कि अपने आसमान में उड़ने वाले रथों पर आए थे, जिन्हें अलग अलग प्रकार के बीस्ट खींच रहे थे। वहीं कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि साधारण परिवार से आते थे, लेकिन वो कुछ ही थे। उन्हीं में निर्वाण और रुद्र शामिल हो जाते हैं। अकेडमी के दरवाजे और कैंपस के बीच एक बहुत बड़ा बगीचा था, जिसके बीच में कैंपस तक जाने वाला 2 किलोमीटर लंबा रास्ता था। उसी पर निर्वाण और रुद्र अपने ढीले कदमों से आगे बढ़ते हुए बातें कर रहे थे। रुद्र बोलता है, दीदी ये लोग कब समझेंगे कि हम एग्जाम देने के लिए बने ही नहीं हैं? निर्वाण, हाँ भाई, ये लोग तो समझदार ही नहीं है जो समझ पाए कि हम चोरी करने और डाका डालने जैसे बड़े कामों के लिए बने। निर्वाण जोश में बोलती, लेकिन भाई हमें क्या, हमें तो हमारे ग्रेट मिशन से मतलब है। और कुछ देर इसी तरह अपनी तारीफ करने के बाद वो दोनों कैंपस में पहुंच जाते। सभी बच्चे वहां अपने अलग अलग समूह बनाकर खड़े थे। वहीं रुद्र और निर्वाण अपने 2 लोगों के समूह में खड़े होकर सभी समूहों को देख रहे थे। यहाँ बच्चे अपने शक्तिशाली पारिवारिक कौशल और अपने आध्यात्मिक साधना के स्तरों के बारे में बात कर रहे थे। तभी हवा में एक रथ दिखाई देता है, जिसे 3 शक्तिशाली बाघ खींच रहे थे। थोड़ी ही देर में वो रथ जमीन पर उतर जाता है और उसमें से निकलता है
एक लड़का जिसके साथ 2 बहुब्रह्मांड मंडल के रक्षक थे। तभी रुद्र मजाक के अंदाज में बोलता है, अरे दीदी वाह, यहाँ तो दुबई का शेख भी एग्जाम देने आया है। निर्वाण अपने अंदाज में बोलती है, लगता है भाई सीधे बुर्ज खलीफा से छलांग मारी है, तभी तो ये टाइगर्स भी हवा में उड़ रहे हैं। रुद्र, दीदी लगता है इस दुबई की शेख की तो बड़ी ही फैन फॉलोइंग है। तभी रुद्र और निर्वाण के पास खड़ा एक समूह बोलता है, ये तो सेन परिवार का एक लौता वारिस है, जो कि गोल्डन लीफ एम्पायर का सबसे अमीर परिवार है। सुना है कि ये इस जनरेशन का जीनियस है, जिसने बस अपनी 22 साल की उम्र में ही तारामंडल के 10वें स्तर को प्राप्त कर लिया है, जो खुद से थोड़े ऊपर के स्तर के लोगों का भी आसानी से सामना कर लेता। इस साल के एग्जाम में तो लगता है यही टॉप करेगा। रुद्र बोलता है, दीदी ये दुबई का शेख तो पीटू निकला, पॉपुलर भी और पावरफुल भी। थोड़ी ही देर में परीक्षा का समय हो जाता है। सभी बच्चे अपने अपने परीक्षा कक्ष, जो उन्हें पहले ही बता दिए गए थे, में चले जाते हैं। रुद्र, चल दीदी आते हैं पेपर में चिड़िया उड़ाकर। और फिर दोनों अपने अपने परीक्षा कक्ष में चले जाते हैं। रुद्र और निर्वाण एक साथ अपने अपने परीक्षा कक्ष से परीक्षा खत्म होने के आधे घंटे पहले ही उबासी लेते हुए बाहर आ जाते हैं। दोनों कॉरिडोर में मिलते हैं और एक साथ बोलते हैं, 80% एनर्जी लॉस, मिशन एनर्जी रिकवरिंग इनिशिएटेड, वॉकिंग टुवर्ड द कैफेटेरिया। इतना कहने के बाद दोनों कैफेट एरिया की तरफ चले जाते हैं। कैफेट एरिया में खाना लेने के बाद वो दोनों खाना लेकर कोने में रखी एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं, जिसके पास एक खिड़की भी थी। खाना खाकर वो दोनों साथ में बोलते हैं, मिशन एनर्जी रिकवरिंग कंप्लीटेड। निर्वाण अपने स्पेस स्टोर ब्रेसलेट, जिसको बनाने के लिए स्पेस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार और आकार की चीजें स्टोर की जा सकती, में से एक नक्शा निकालती। फिर थोड़ी देर चर्चा के बाद दोनों कुछ जगहों पर मार्क करने लगते हैं। रुद्र बोलता है, दीदी प्रैक्टिस एग्जाम कल से शुरू होगी, इसलिए सभी छात्रों को रुकने के लिए अलग अलग कमरे अलॉट किए गए हैं। हमारे पास आज रात का समय ही आराम से सोने के लिए, फिर कल से हम शुरू करेंगे हमारा गोल्डन मिशन। निर्वाण बोलती है, चल भाई अब अकेडमी के चक्कर लगा कर आते हैं। घूमते घूमते वो दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के सामने पहुंच जाते हैं। रुद्र, दीदी इस अकेडमी की तो काफी हाई सिक्योरिटी है, हर जगह जादुई यंत्र लगे हुए हैं, जिससे बचकर निकलना लगता नहीं कि किसी के लिए भी मुमकिन है। एक ही जगह पर कई तरह की फॉर्मेशन लगाई हुई है। निर्वाण लाइब्रेरी की तरफ देखकर बोलती है, और इस लाइब्रेरी की सुरक्षा तो थोड़ी ज्यादा ही खतरनाक। अरे इस लाइब्रेरी में क्या खजाना है? सिर्फ किताबें ही तो हैं। हमारे यहाँ तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भी इतनी सुरक्षा नहीं दी जाती। वो सुरक्षा के बारे में जब ऐसी बातें कर ही रहे थे, तब एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के 7वें माले की खिड़की से दूरबीन लगाकर 2 व्यक्ति उन्हें देखकर खुश हो रहे थे। उनकी इस खुशी को ग्रहण लगाते हुए गुस्से भरी एक आवाज पीछे से आती और वो दोनों पीछे मुड़कर देखते। अभी भी उन्होंने अपनी आंखों से दूरबीन नहीं निकाले थे। फिर से वो व्यक्ति बोलती है, उन तीनों की कॉपी यहाँ डायरेक्टर ऑफिस में क्या कर रही है? और जिन लोगों को पहले से ही अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास है कि वो फेल ही होने वाले हैं, उनकी कॉपी में ये फुल मार्क्स क्या कर रहे हैं? और ये अपनी आंखों पे से दूरबीन हटाइए। इनका प्रयोग दूर देखने के लिए किया जाता है, न कि पास देखने के लिए। वो दोनों अपनी आंखों से दूरबीन हटाते हुए बोलते हैं, चुप कर तू, बड़ी आए हमें सिखाने। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम चारों यहाँ लेने क्या आए हो। उन चारों में से एक व्यक्ति बोलता है, हम यहाँ कुछ लेने नहीं आए थे, बल्कि ये देखने आए थे कि पिछले हजारों सालों से जिन्होंने अपने महल में से एक कदम बाहर नहीं निकाला, वो आज सीधे अकेडमी चले आए। क्यों? ताकि इन फेल होने वाले 3 नमूनों को आप 100 में से 100 मार्क्स दे सके, जिन्होंने पहले दूरबीन लगा रखा था। उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, अच्छा तो तुमने मतलब अभी उनकी कॉपी उठाकर भी नहीं देखी और हम पर चिल्ला रहे हो? उन कॉपियों के ऊपर तुम्हें मैजिक सील दिखाई नहीं दे रही क्या? वो चारों चौंकते हुए एक साथ बोलते हैं, इसका मतलब उन्हें फुल मार्क्स आए हैं? ये चारों और कोई नहीं बल्कि रुद्र और निर्वाण के माता पिता और मामा मामी, और उनके सामने थे गोल्डन लीफ एम्पायर के पूर्व सम्राट और पूर्व महामंत्री नेत्राक्ष। प्रश्न पत्र के प्रश्नों को देखकर बोलता है, दीदी इनमें से ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसके बारे में मैंने उन्हें नहीं पढ़ाया। वहाँ के विषयों में वो थोड़ा कमजोर थे, लेकिन जादू की बातों में वो थोड़ी ज्यादा ही रुचि रखते हैं। एक किताब के पीछे पढ़ जाते थे तो बस पढ़ जाते। नेत्राक्ष की बात जैसे ही खत्म होती है, तभी कमरे के बीचों बीच स्पेस में एक दरार आती। दरार में से 2 अत्यंत खूबसूरत महिलाएं एलिगेंट वॉक करते हुए आती और
आकर एक सोफे पर बैठ जाती। उनसे निकलने वाली आभा शक्तिशाली थी। उनके चेहरे से निकलने वाला तेज समूचे बहुब्रह्मांड को प्रकाशमान करने वाला लग रहा था। उनकी उपस्थिति से कमरे में सन्नाटा छा जाता है। नेत्रा ताना देती हूँ, लगता है आज तो सितारों का संजोग कुछ और ही बना है नेत्राक्ष, जो हजारों सालों के बाद देवताओं के साथ साथ देवियों ने भी हमें दर्शन दिए हैं। इतने सालों में तो हमारी कभी खैर खबर लेने नहीं आई, और अब जब इनके पोते पोती वापस आ गए हैं तो इनके रिश्तों के तार फिर से जुड़ने लगे। तभी वो दोनों महिलाएं सुर में सुर मिलाकर बोलती हैं, हम उन्हें यहाँ ट्रेनिंग देने आए हैं। आज से हम चारों उन्हें ट्रेन करेंगे, और तुम्हें उनकी स्थिति के बारे में तो पता ही है। अब से वो तीनों यहीं एकेडमी में हमारी निगरानी और संरक्षण में रहेंगे। नेत्रा, लेकिन माँ अभी तो उनकी प्रैक्टिकल एग्जाम बची है, उसमें पास होने के बाद ही उन तीनों का एडमिशन एकेडमी में होगा। तभी फॉर्मल एम्प्रेस बोलती है, बेटा फिर तो सिर्फ दो ही बात हो सकती है, या तो वो पास होंगे या फिर इस एकेडमी में सिर्फ 3 ही एडमिशन रहेंगे। नेत्रा चौंकते हुए बोलती है, माँ आप ऐसा नहीं कर सकती, इस एकेडमी में कई टैलेंटेड बच्चे हैं, आप उन लोगों का फ्यूचर इस तरह से खराब नहीं कर सकती। पूर्व साम्राज्ञी घमंड में बोलती है, मुझे अपने पोते पोती पर पूरा भरोसा है, वो इस परीक्षा में भी सर्वोच्च अंक से उत्तीर्ण होंगे। वहीं दूसरी तरफ चर्चा के केंद्र रहे रुद्र और निर्वाण अपने आने वाले मिशन की सुनहरी सफलता के सपने देखते हुए लाइब्रेरी के सामने से चले जाते हैं। अब लगभग रात हो चुकी थी। सभी बच्चे रात का भोजन करने के बाद अपने अपने अलॉटेड डोर्म में आराम कर रहे थे। अगले दिन सुबह 6 बजे एकेडमी का अलार्म जो बच्चों को टाइम पे उठाने के लिए लगा था वह बजता है, और उसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है। सभी बच्चे ध्यान दें, सुबह 7 बजे नाश्ता करने के बाद सुबह 9 बजे से पहले बिल्डिंग नंबर 8 के सामने ग्राउंड नंबर 6 में पहुंचे। किसी भी कारण विलंब से परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। सभी बच्चों के साथ रुद्र और निर्वाण भी सुबह 9 बजे ग्राउंड नंबर 6 में पहुंच जाते हैं। तभी सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि उन्हें ठीक 20 मिनट में ग्राउंड से ईविल गोड फॉरेस्ट नाम के एक जंगल में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा, जहां उन्हें बीस्ट मार्कर पॉइंट इकट्ठा करने हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हर साल प्रैक्टिकल परीक्षा का पैटर्न अलग अलग होता है। इस साल भी हमने कुछ बदलाव किए हैं। इस साल अगर आप किसी बीस्ट को टेम कर लेते हैं तो उस बीस्ट को मारने से मिलने वाले पॉइंट से डबल पॉइंट आपको उसको टेम करने पर मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, आपका जीवन आपके हाथों में रहेगा। अगर आप में से कोई जाना नहीं चाहता तो अभी पीछे हट सकता है, लेकिन फिर उसको परीक्षा से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इस जंगल में सबसे शक्तिशाली बीस्ट अनंत संत मंडल का है, जो कि खुद ईविल गोड का डिसेंडेंट है। इतना सुनते ही 50 बच्चों को छोड़कर बाकी सारे बच्चे ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद टेलीपोर्ट फॉर्मेशन शुरू हो जाती है और सभी बच्चे ग्राउंड से ईविल गोड फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सभी बच्चे अलग अलग लोकेशन पर टेलीपोर्ट हुए थे। अब बच्चों के पास 2 काम थे, पहला बीस्ट को मारकर पॉइंट इकट्ठा करना और दूसरा रास्ता ढूंढकर सुरक्षित एकेडमी पहुंचना। वहीं बीस्ट टेम करने के बारे में कोई नहीं सोच रहा था, क्योंकि ये करना लगभग नामुमकिन है। ये दोनों काम उन्हें 3 दिनों में पूरे करने थे, और इस काम के लिए उन्हें एकेडमी से एक मैप भी दिया गया था। रुद्र टेलीपोर्ट होने के बाद लगता है यहाँ रेगिस्तान को भी जंगल कहते हैं। यहाँ तो दूर दूर तक पेड़ छोड़ो पौधे का भी कोई नामो निशान नहीं है। चलो बाज के पंख और चील की निगाहों के साथ आसमान से देखा जाए। लेकिन वो आजाद पंछी इससे पहले कि आसमान की ऊंचाइयों को छू पाता, उसे आसमान में उड़ता हुआ एक गिद्धों का झुंड दिखाई देता है। उसने इससे पहले इतने बड़े गिद्ध कभी नहीं देखे थे। उस झुंड में अधिकतम गिद्ध साधारण गिद्धों से 3 गुना बड़े थे। वहीं 3 गिद्ध 6 गुना और एक गिद्ध जो सबसे आगे उड़ रहा था उसका आकार सामान्य से 10 गुना बड़ा था। मानो उसके विशाल पंख आसमान को ढक रहे हो। उसकी विशाल काया आंख से लिपटी हुई थी, जैसे कि उसने कोई कवच पहना हो। उसकी परिधि में आने वाले सभी छोटे मोटे बीस्ट डरकर भाग रहे थे, लेकिन उन छोटे मोटे बीस्टों से विपरीत रुद्र उन गिद्धों के झुंड से डरा हुआ नहीं था, क्योंकि उस गिद्ध से निकलने वाली आभा उसके महल में रहने वाले अधिकतर लोगों से कम थी। रही बात उस गिद्ध की शक्ल की, तो उसे अपने मामा से डरावनी शक्ल आज तक किसी की नहीं लगी। वो गिद्धों का झुंड उसके सर पर आकर मंडराने लगा और उनके राजा ने आसमान की तरफ एक जोरदार गर्जना की। लेकिन रुद्र तो
उस गिद्ध के आसपास जलने वाले अग्नि कवच को देखकर कुछ और ही सोच रहा था। ओह, तो इसे बोलते हैं तन बदन में आग लगना। लेकिन उसकी कल्पना पर तब विराम लगता है जब उसे धरती पर कंपन महसूस होता है। उसे जल्द ही पता चल जाता है कि ये अभी अभी दी गई चुनौती का जवाब है। उसके साथ ही उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि वो एक युद्ध के मैदान के बीचों बीच खड़ा है। उसे दूर से आता छिपकलियों का एक विशाल झुंड दिखाई देता है जो कि 3 बड़े बड़े रेतीले बवंडरों के साथ आ रही थी। परिस्थिति को देखकर रुद्र युद्ध के मैदान से अलग एक टीले पर जाकर खड़ा हो गए और उन्हें लालच भरी नजर से देखते हुए सोचने लगा, जब एक बार युद्ध खत्म हो जाएगा फिर तो मेरे पास पॉइंट ही पॉइंट होंगे। दोनों तरफ की संख्या हजारों में है। अगर यह युद्ध 1 या 2 घंटे भी चला तो 10 से 20 लोग तो इसमें मरेंगे ही सही। इतने में तो हम दोनों का काम हो ही जाएगा। रुद्र ऐसा सोच ही रहा था कि सामने से उसे रेत का एक बड़ा तूफान आता हुआ दिखाई देता है। रेत के इस तूफान के बीच कुछ बड़ी परछाइयां दिखाई दे रही थी। रुद्र उन परछाइयों को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि ठीक उसके बगल की धरती से रेत की एक लहर उठने लगती है। ये देखकर रुद्र वहां से उड़कर थोड़ी दूर चला जाता है। थोड़ी ही देर में उसे पता चलता है कि यह 2 और प्रजाति इकट्ठा हो गई है। रुद्र सोचता है कि क्या यह खजाना गड़ा है, क्योंकि इन्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। ये सभी प्रजातियां एक दूसरे से लगभग समान दूरी पर खड़ी थी, मानो किसी नियम का पालन कर रही हो। थोड़ी ही देर पहले आए बिच्छू और शतुरमुर्ग के वहां आ जाने के बाद आसमान से एक गर्जना होती है और रुद्र के हिसाब से खजाना लूटने की इस रेस में एक और प्रजाति चील भी शामिल हो जाती है। अब खजाना लूटने की इस प्रतिस्पर्धा में 6 प्रजातियां और एक रुद्र शामिल था। उन सभी प्रजातियों का ध्यान मैदान के बीचों बीच केंद्रित था। रुद्र भी वहां अपने सरपेंट आई जो उसकी डेविल स्पिरिट की एक क्षमता थी, उससे मैदान के बीचों बीच अपना ध्यान केंद्रित करता है। उसे वहां 2 चमकदार अंडे के आकार की चीजें दिखाई देती हैं, जिसमें से एक काली और एक सफेद थी। उन सभी प्रजातियों और रुद्र का ध्यान तब टूट जाता है जब उन्हें पीछे से एक जोरदार हंसी की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह सब उस हंसी की ओर देखते हैं तो पता चलता है कि एक लड़की जिसके पीछे बंदरों का एक झुंड पड़ा था और वह एक झाड़ू पर सवार थी और जोर जोर से हंस रही थी, मानो उन बंदरों को चिढ़ा रही हो, और तेजी से रुद्र की तरफ बढ़ रही थी। तभी रुद्र को वह चेहरा पहचान में आ जाता है। वह और कोई नहीं बल्कि उसकी प्यारी बहन निर्वाण थी। वह रुद्र को दूर से देखकर हंसते हुए बोलती है, भाई ये देख, मैंने कितने सारे बंदरों को टेम कर लिया है। मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। निर्वाण अपने हाथों में रखे हुए एक चमकीले फल की तरफ इशारा करते हुए बोलती, भाई ये सभी इस फल के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जब से मैंने इस फल को उठाया है तब से ये लोग दोस्त बन गए हैं और मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इन्होंने मुझे अपना मास्टर मान ही लिया है। अपनी बहन की ये बातें सुनकर रुद्र की आंखें चमक जाती और वो अपने टेलीपैथी का प्रयोग करके निर्वाण से बोलता है, दीदी राइट की तरफ भाग, मैं अपने साथ और भी टेम करके लाता हूँ। और उन प्रजातियों की निगरानी में रखे हुए उन अंडों की तरफ भागता है, अपनी फुर्ती दिखाते हुए अंडे जैसी चीज उठाकर जिस तरफ बिच्छू का झुंड खड़ा था उस तरफ उड़ जाता है। अब रुद्र और निर्वाण ऊंचे आसमान में उड़ान भर रहे थे और उनका पीछा कर रहे थे बीस्टों के समूह के 6 लीडर्स। वहीं उनकी सेना आपस में लड़ रही थी और 20 लीडर्स के बीच में रुद्र और निर्वाण को पकड़ने की कड़ी प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हो जाती है। हालांकि साधारण तौर पर उनकी गति रुद्र और निर्वाण से अधिक थी, लेकिन वो लीडर आसमान में एक दूसरे पर भारी हमले कर रहे थे। जो भी लीडर आगे पहुंचता उस पर पीछे से अन्य लीडर हमला करते एक दूसरे पर। इसी तरह हमला कर करके वो सभी काफी घायल हो चुके थे। अब आसमान का राजा कहलाने वाला चील सबसे आगे था। वह अपनी फुर्ती से अन्य लीडर के हमले को चकमा देने में कामयाब रहा और फिर उसने अपने शक्तिशाली पंख हवा में लहराए और चारों तरफ विंड ब्लेड से हमला करने लगा। उसमें से 2 हमले रुद्र और निर्वाण की दिशा में किए गए थे। तभी निर्वाण अपने झाड़ू को एक शक्तिशाली कवच बनाने का आदेश देती। आदेश मिलते ही झाड़ू एक कवच का निर्माण करती है जो रुद्र और निर्वाण को उस हमले से बचा लेता है। इस हमले को देखकर काफी समय से शांत रुद्र को अचानक गुस्सा आ जाता है। उसके आसपास काली आभा छाने लगती है। आम तौर पर सुंदर दिखने वाली उसकी वो लाल आंखें गुस्से की आंख उगल रही थी। वो अपनी डेविल स्पिरिट अग्नत्र को जागृत करता है। वो चील पर एक जोरदार हमला करते हुए बोलता है, सरपेंट रश, और रुद्र की आवाज हवा में गूंज जाती।
अग्नेत्र तेजी से चील की तरफ बढ़ता है और अपनी पूंछ से चील पर एक जोरदार हमला करता है। हमले की तीव्रता बिजली के समान थी। आसमान का राजा चील हमले से बचने में असमर्थ रहा। हालांकि साधना के स्तर में अंतर होने के कारण हमला ज्यादा नुकसान नहीं कर सका, लेकिन इस हमले ने चील की रफ्तार थोड़ी कम कर दी थी। इस मौके का लाभ उठाकर बाकी के 20 लीडर्स ने चील पर हमला कर दिया। वहीं रुद्र और निर्वाण उन 20 लीडर्स का ध्यान दूसरी तरफ जाता हुआ देखकर वहां से भाग निकले। वो भागते हुए ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गए जहां पर काफी धुंध जमा थी। 20 लीडर्स उस धुंध भरे क्षेत्र की सीमा तक आए और कुछ सोचकर वहीं रुक गए। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ रुद्र और निर्वाण घने कोहरे के बीच आसमान से जमीन पर उतर जाते हैं। कोहरा इतना घना था कि वो दोनों एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। रुद्र अपने सर्पेंट आई यूज करके कोहरे के बीच देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे आसपास बस लंबे लंबे पेड़ ही दिखाई दे रहे थे। कुछ देर खोजने के बाद उसे थोड़ी ही दूर पर एक क्षेत्र दिखाई देता है जहाँ पर धुंध नहीं थी। वो दोनों उसी क्षेत्र की तरफ बढ़ जाते हैं। इस गहरे सन्नाटे के बीच उन दोनों की चलने की आवाज साफ आ रही थी। वो दोनों जब उस क्षेत्र में पहुंचते हैं तो उन्हें एक झरना दिखाई देता है। उस झरने के सामने बैठकर एक लड़का किसी अंडे जैसी दिखने वाली चीज से बात कर रहा था। वो लड़का उस अंडे से बोलता है, जैसे कि हम पिछले 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी माँ अभी तक नहीं आई। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया है, इसलिए मैं तुम पर उपकार करते हुए मैं जल साम्राज्य का राजकुमार नीर तुम्हें गोद लेता हूँ। वह फिर मन में सोचता है, मैं तो अभी 20 साल का हूँ, गोद लेने के लिए नियम के अनुसार तो 300 साल का होना जरूरी है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ताऊ जी से बोलूंगा कि वो नियम बदल दे। रुद्र और निर्वाण एक दूसरे की तरफ देखकर बोलते हैं, चर्चा तो काफी गंभीर लग रही है। नीर को किसी के होने का एहसास होता है। झरने में से एक हाथ नीर की तरफ झपट्टा मारता है। इससे पहले कि वो हाथ नीर तक पहुंच पाता, पीछे से एक बर्फीला तीर उस हाथ को 2 टुकड़ों में बांट देता है। नीर उस दिशा में देखता है जहां से तीर आया था और नीर को वहां पर 2 व्यक्ति काला चोगा पहने दिखाई देते हैं, जिसमें से एक के हाथ में बर्फीला धनुष था। तभी वो धनुष वाला व्यक्ति नीर को बोलता है, वहां से भागो। तभी उसी के साथ खड़ा एक व्यक्ति जिसके हाथ में एक भाला था तेजी से नीर की तरफ भागता है और अपना भाला नीर की तरफ चलाता है। वो भाला नीर के कान के पास से निकलकर उसके पीछे एक परछाई में जाकर लगता है। इस हमले से परछाई का दूसरा हाथ भी कटकर अलग हो जाता है। नीर वहां से तेजी से अलग हट जाता है। वह व्यक्ति फिर अपना भाला घुमाता है और उस परछाई का सर काट देता है। इससे पहले कि वो तीनों चैन की सांस ले पाते, उस झरने से उसके जैसी कई परछाइयां निकलने लगती हैं। उन परछाइयों की ताकत अधिक नहीं थी, लेकिन उनकी संख्या सैकड़ों में थी। वो तीनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस झरने के छत्र को एक शक्तिशाली अवरोध ने बंद कर दिया था। अब उन तीनों के सामने युद्ध के सिवाय कोई दूसरा मार्ग नहीं था। वो तीनों अनजान दुश्मनों के बीच फंस चुके थे। सामने की परछाइयों ने बिना चेतावनी के ही हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले को देखकर नीर आगे बढ़कर अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाता है। एकाएक उसके हाथ में सफेद चमकने वाला एक मोती, जिसका आकार एक फुटबॉल के बराबर था, आ जाता है और वो बोलता है, अनंत सागर की लहरों, हमारे सामने कवच का निर्माण करो। तभी उन तीनों के सामने पानी का एक कवच तैयार हो जाता है। नीर बोलता है, मैं इस कवच को ज्यादा देर तक बनाकर नहीं रख सकता। ये श्रापित परछाइयां हैं जिन्हें शायद कोई झरने के अंदर से नियंत्रित कर रहा है। तभी पीछे खड़े वो 2 लोग लड़ाई की मुद्रा में आ जाते हैं, जहां एक के हाथ में भाला और दूसरे के हाथ में अब धनुष की जगह एक लंबी तलवार थी। भालाधारी बोलता है, हे अग्नेत्रे जागो, युद्ध का समय आ चुका है। डेविल स्पिरिट, स्पेशल स्किल, आर्मर ऑफ बीस्ट एम्परर। इतना बोलते ही उसकी गहरी लाल आंखें दबाहे की काली लपटों से भर जाती हैं। एक काला कवच उसके पूरे शरीर को ढक लेता है। अब वह पूर्णतः तबाही का देवता दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ एक चमकदार सफेद झाड़ू एक ताकतवर तलवार में बदल जाती है, जिसकी ऊर्जा भयावह थी। वो अपनी ट्रांसपेरेंट ठंडी आंखों में बिना भावनाओं के बोलती है, गेज ऑफ जजमेंट, और परछाइयां वहीं हवा में जम जाती है।
वो बोलती है कि गेज ऑफ जजमेंट का असर सिर्फ 10 मिनट तक ही रहेगा। तब तक हमें परछाइयों से रास्ता बनाकर उस इंसान को ढूंढना होगा जो इन परछाइयों को नियंत्रित कर रहा है। भालाधारी बोलता है, इन परछाइयों को खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी, जब तक तुम दोनों उसको ढूंढो जो इन्हें नियंत्रित कर रहा है। और वो तेजी से परछाइयों की तरफ बढ़ जाता है। उसका काली अग्नि से जलता हुआ भाला बिजली की गति से उन परछाइयों को काट रहा था और बाकी के वो 2 लोग झरने की तरफ बढ़ जाते हैं।